वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अल क्लासिको का वीलॉग भी आ रहा है। जिस तरह से मैंने बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक क्लब बिलबाओ का वीलॉग बनाया था, इसी तरह से मैं अल क्लासिको का वीलॉग भी बनाऊंगा। एंड थैंक्स टू साद भाई जिन्होंने मुझे अल क्लासिको की टिकट बाय करने में हेल्प की और मुझे टिकट मिल गई। एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉच द फाइनल इन द स्टेडियम। मैच प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान 259th गेम होगी। और अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो रियल मैड्रिड को थोड़ा सा स्लाइटली हैज हासिल है बार्सिलोना के ऊपर, जहां पर उन्होंने 105 गेम्स जीत रखी हैं अगेंस्ट बार्सिलोना, और बार्सिलोना ने मैड्रिड को 101 बार हराया है। और दोनों टीम्स के दरमियान 52 गेम्स ड्रॉ हुई हैं। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 433 गोल्स मारे हैं और बार्सिलोना ने 423 गोल्स स्कोर किए हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेनिश सुपर कप के हिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पर दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट 17 बार खेल चुकी हैं, जहाँ पर एज काफ़ी ज़्यादा जो है वो रियल मैड्रिड के पास है, जिन्होंने 10 टाइम्स बार्सिलोना को हराया है। 2 गेम्स ड्रॉ हुई हैं और बार्सिलोना ने 5 बार रियल मैड्रिड को हराया है। लेकिन ये कंपटीशन 14 टाइम्स बार्सिलोना जीत चुकी है और 13 टाइम्स रियल मैड्रिड ने जीता है। और अब देखना ये होगा कि आज का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी। 2020 में इस कंपटीशन का फॉर्मेट चेंज किया गया और इस कंपटीशन में 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। और 2020 में जब इसका फॉर्मेट चेंज किया गया तो उसके बाद से या तो बार्सिलोना ने ये कंपटीशन जीता है या फिर रियल मैड्रिड ने। और पिछली 3 बार जो भी टीम इस कंपटीशन को जीती है उसने ला लीगा की ट्रॉफी भी उस सीजन उठाई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। अगर पिछले हम अल क्लासिको की बात करें तो बार्सिलोना ने वन साइडेड मैच जो है वो 4-0 के साथ बर्नाबो में जाकर रियल मैड्रिड को हराया था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो उस गेम में जो 4-0 की स्कोर लाइन है ना, वो उस गेम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रियल मैड्रिड ने पहला हाफ काफ़ी अच्छा खेला था और काफ़ी अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए थे उन्होंने। लेकिन एक तो बार्सिलोना का ऑफसाइड ट्रैप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर गया, जहाँ पर एम्बापे ने 2 गोल भी बार्सिलोना को स्कोर किए थे, लेकिन वो दोनों गोल ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो गए थे। उसके अलावा किलियन एम्बापे ने बहुत ही 1-on-1 सिचुएशन के चांसेस जो हैं वो अवेल नहीं किए थे उस गेम में। अगर वो ऑफसाइड ना होते गोल्स या एम्बापे अपने चांसेस ले लेते तो शायद उस गेम का रिजल्ट कुछ और होता। तो यही अल क्लासिको है, जहां पर जोन सी टीम अपने चांसेस को उस दिन अवेल करने में कामयाब हो जाएगी, वही टीम मैच जीतेगी। और यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर करता है कि कौन सी टीम किस दिन ज़्यादा अच्छा खेलेगी और कौन सी टीम अपनी नर्व्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी। तो गेम बहुत ही ज़्यादा टफ होने जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ना ही रियल मैड्रिड इस सीजन में कन्विंसिंग फुटबॉल खेल रही है और ना ही बार्सिलोना। बार्सिलोना ने जिस तरह से अपने सीजन का स्टार्ट किया था, उन्होंने सब टीम्स को आउट क्लास कर दिया और ऐसा लग रहा था कि इस सीजन में बार्सिलोना वन साइडेड ला लीगा भी जीत जाएगी और सारे कंपटीशन जीत जाएगी। और बार्सिलोना फैंस जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेबल सेलिब्रेट करना शुरू हो गए थे। लेकिन नवंबर और दिसंबर में बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस बहुत ही खराब रही हैं ला लीगा में स्पेशली, और बार्सिलोना ने जो तकरीबन 7 से 8 पॉइंट की लीड बनाई हुई थी ला लीगा में, वो लीड भी खो दी थी। और अब बार्सिलोना ला लीगा टेबल के ऊपर 3rd पोजीशन के ऊपर बैठी है। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड भी कोई इतनी कन्विंसिंग फुटबॉल नहीं खेल रही, इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हैं वो उन्होंने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर निकाले हैं। और जो भी है भाई, बार्सिलोना के ऊपर 5 पॉइंट की लीड लेकर वो ला लीगा में बैठे हैं। तो इसलिए इस गेम में कुछ भी हो सकता है। और स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में एथलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट भी बार्सिलोना कोई इतनी कन्विंसिंगली परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने वो मैच लाइव देखा था और मुझे काफ़ी बीच में ना थोड़ा सा मैं बोर सा भी हो चुका था,
क्योंकि बार्सिलोना की इंटेंसिटी एकदम से गायब हो चुकी थी। पहले 10, 15, 20 मिनट के अंदर बार्सिलोना काफी अच्छा प्रेस भी कर रही थी, चांसेस भी क्रिएट कर रही थी, लेकिन उसके बाद से एकदम बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन हो गई और प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा जान नहीं मार रहे थे। लेकिन समहाउ बार्सिलोना ने वो मैच किसी तरह से जीत लिया। इसी तरह से रियल मैड्रिड भी मयोर्का के अगेंस्ट फेवरेट तो गई थी, लेकिन 63rd मिनट के अंदर उनको पहला गोल मिला और उसके बाद से उन्होंने 3-0 के साथ मयोर्का को हरा दिया। तो अब जो भी है इस गेम के अंदर क्या होने जा रहा है वो कल का मैच देख के ही पता लगेगा। रियल मैड्रिड को इस सीजन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है वो ये है कि उनका बैलेंस नहीं है अटैक के अंदर, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरह से अपने अटैक में बैलेंस लेकर आना है। क्योंकि अगर हम अम्बापे के पूरे कैरियर की बात करें, स्पेशली जो पीएसजी के साथ उनका कैरियर था, तो उन्होंने लेफ्ट विंग के ऊपर ज़्यादा फुटबॉल खेली और वो वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल नज़र आते हैं। और ये बात हमें पहले भी पता थी कि जब वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी नंबर 9 खेलने में, क्योंकि विनी जूनियर ऑलरेडी लेफ्ट विंग के ऊपर बेस्ट प्लेयर हैं दुनिया के। तो वही प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिली और अम्बापे उतने अच्छे तरीके के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। तो उनके अटैक में एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। बिलिंगम उनको आकर बचा देते हैं, वलवर्दे आकर उनको बचा देते हैं, विनी जूनियर जब जिस दिन बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जिस दिन वो पीक पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और अम्बापे भी, उन्होंने भी कुछ ग्लिम्स से शो किए हैं कुछ गेम्स के अंदर के ही इज कमिंग बैक। तो बार्सिलोना के डिफेंस के लिए काफी मुश्किल होगा। जिस तरह से बार्सिलोना बहुत ज्यादा हाई लाइन खेल रही होती है, तो वहां पर अब देखना होगा कि क्या ऑफसाइड ट्रैप का तोड़ एंसेलोटी ने निकाला है कि नहीं निकाला। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि अम्बापे बार बार ऑफसाइड हो रहे थे, और फिर हमने ये भी देखा कि ला लिगा की जो बॉटम लेवल की टीम्स है उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट इस ऑफसाइड ट्रैप का तोड़ भी निकाला था, उन्होंने बार्सा के अगेंस्ट गोल भी स्कोर किए थे। तो क्या अम्बापे और विनी जूनियर इस ऑफसाइड ट्रैप का तोड़ निकाल पाएंगे इस गेम में कि नहीं, ये एक देखने वाली चीज होगी। दूसरी तरफ बार्सिलोना के प्लेइंग स्टाइल को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्लिक अपने स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुछ भी हो जाए उन्होंने हाईलाइन फुटबॉल ही खिलानी है, और बार्सिलोना कोशिश करेगी कि वो मिडफील्ड के अंदर डोमिनेट करे, मिडफील्ड में गेम को कंट्रोल करे और वहां पर जल्द से जल्द बॉल रिकवर करने की कोशिश करे, ताकि मैड्रिड को अटैक करने का मौका ना दिया जाए। अब क्या 90 मिनट्स तक बार्सिलोना रियल मैड्रिड को रोक पाएगी कि नहीं, ये एक देखने वाली चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि बार्सिलोना को अपने चांसेस जरूर लेने होंगे इस गेम में, क्योंकि मैंने बिल्बाओ के अगेंस्ट भी जब देखा तो वहां पर रफीनिया ने काफी सारे चांसेस मिस किए। लेवेंडोस्की की फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रही है इस वक्त। तो अगर बार्सिलोना को ये मैच जीतना है तो रफीनिया और लेवेंडोस्की को परफॉर्म करना पड़ेगा और उनको अपने चांसेस लेने होंगे। देखो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों टीम्स जो हैं वो चांसेस क्रिएट करेंगी, और जो सी टीम अपने चांसेस को अवेल करेगी वो ये मैच जीत जाएगी। अब लाइनअप के ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड वही टीम खिलाएगी जो उन्होंने मयोर्का के अगेंस्ट खिलाई थी, और बार्सिलोना की टीम भी वही होगी जो बिल्बाओ के अगेंस्ट खेली थी। शेजनी आपके गोलकीपर होंगे बिटवीन द स्टिक्स, वो आपको नजर आएंगे। उसके साथ सेंटर बैक पेयरिंग में आपको इनिगो मार्टिनेस और कुबारसी खेलते हुए नजर आएंगे। राइट बैक कुंदे, लेफ्ट बैक पे बल्दे, और मिडफील्ड में आपको डबल पिवट में पैड्री और कसाडो को नजर आएंगे, क्योंकि वही आपकी बेस्ट जो है वो पेयरिंग इस वक्त बनी हुई है। और जब जब ये दोनों प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो पूरी गेम को कंट्रोल करते हैं, और कसाडो जो है वो प्रेस तोड़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो डबल पिवट में ये दोनों प्लेयर्स होंगे। उसके साथ लामीन यमाल राइट विंग के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर रफीनिया होंगे, और कैम पोजीशन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि डैनी ओल्मो खेलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद डैनी ओल्मो को स्टार्ट कराया जाएगा। मुझे लगता है कि गावी के साथ ही जाया जाएगा, क्योंकि पिछला गेम जो मैंने स्टेडियम में देखा था, मैंने देखा था कि लेवेंडोस्की ऑब्वियसली वो उस तरह से प्रेस नहीं कर सकते, तो लेवेंडोस्की थोड़ा पीछे आ जाते हैं और उनको उनकी सपोर्ट करने के लिए गावी थोड़ा आगे रहते हैं, ताकि वो प्रेस कर सकें ऑपोजिशन डिफेंस को, और वो फिर बॉल रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो गावी को ही वहां पर खिलाएंगे। मेरे ख्याल से 60-70 मिनट गावी खेलेंगे, उसके बाद डैनी ओल्मो नजर आएंगे हमें सब्स्टिट्यूट होते हुए, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे स्ट्राइकर जो है वो लेवेंडोस्की ही होंगे। लेवेंडोस्की का रोल जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो इस गेम में 1-2 गोल स्कोर कर देते हैं तो वो बार्सिलोना के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो
पॉजिटिव चीज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए वो ये है कि हमने इस सीज़न में सारी बड़ी गेम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जीती हैं, सिवाय एटलेटिको दी मैड्रिड वाली गेम। वो गेम भी हमने बहुत अच्छे के साथ खेली थी, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर ये हुआ था कि हमने अपने चांसेस नहीं लिए थे और एटलेटिको मैड्रिड ने अपने चांसेस लिए। उन्होंने हमें होम पर आकर फर्स्ट टाइम सिम्योने ने हराया था। तो बार्सिलोना को अपने चांसेस लेने होंगे, तभी बार्सिलोना ये गेम जीत सकती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इस गेम को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं क्योंकि स्टेडियम में वहाँ पर मौजूद रहूँगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि एक थ्रिलिंग फाइनल हमें देखने को मिले और बार्सिलोना ये गेम जीते। एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये चाहता हूँ, लेकिन मुझे 90 मिनट्स तक जो है ये गेम ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है। एक हाई स्कोरिंग गेम होगा, 3-3 मुझे लगता है कि ये होगा, और आई एम होपिंग फॉर अ पेनल्टी शूट आउट एंड फॉर बार्सिलोना विन। आपकी जो भी प्रिडिक्शन होगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हो कि ये गेम कौन जीतेगा और आपकी स्कोर लाइन क्या है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।